जय हिंद। देखिए, बीएनएस का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 6। इसमें कुल 47 धाराएं शामिल हैं और यह अध्याय 6 हत्या और मानव वध से संबंधित है। तो आज हम हत्या और मानव वध के बारे में समझेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि पहले हत्या का प्रयास और आत्महत्या का प्रयास दोनों ही अपराध थे, लेकिन अब आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इस सब के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो इसके लिए पहले समझना होगा, कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्राण लेने को दो भागों में बांटा गया है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, यानी मार दिया गया, हत्या की गई है, तो दो प्रकार से मारा गया होगा। या तो कानून की दृष्टि से सही है इसलिए मारा गया, या तो कानून की दृष्टि से गलत है, यानी या तो विधि पूर्ण मारा गया होगा या विधि विरुद्ध मारा गया होगा। यदि कानून ने ही वैसा मारने को कहा है, वैसा करने को कहा है, तो वो विधि पूर्ण वध कहलाएगा। यदि कानून वैसा करने के लिए नहीं कहता तो विधि विरुद्ध कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध वाले हत्या में ही या वध में आपको सजा मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। जैसे यह कानून की नजर में न्यायोचित व क्षम्य होता है, ऐसा वध अपराध नहीं है जैसे सैनिक द्वारा दुश्मन पर गोली चलाना। ऐसा वध जिसको करने के लिए कानून स्वयं आदेश देता है, जैसे सैनिक को स्वयं आदेश है कानूनन कि वह यदि भारतीय सीमा के अंतर्गत कोई संदिग्ध व्यक्ति या आतंकवादी प्रवेश करता है तो उसका वध कर सकता है। तो ऐसा वध विधि पूर्ण है, यानी कानून की दृष्टि से सही है, और ऐसा वध न्यायोचित भी है और क्षम्य भी है, यानी न्याय की दृष्टि से उचित है और इसमें क्षमा भी किया जा सकता है। इसमें कोई सजा केस मुकदमा नहीं होता, तो इसे हम सजा मिलती है इसमें विधि विरुद्ध वध में। यह वध कानूनन अपराध है, यह क्षम्य नहीं होता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जैसे किसी की हत्या करना या मानव वध करना। तो हमको जितना पढ़ना हो इसी में पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि कानून की दृष्टि में जो सही है उसमें कानूनन कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले विधि पूर्ण वध को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा वध जो कानूनन अपराध नहीं है, इसको करने के लिए आदेश स्वयं कानून ही देता है और इसके लिए कोई सजा या मुकदमा का प्रावधान नहीं है, साथ ही यह न्यायोचित है और क्षम्य है भी है, तो इसको हम कहेंगे विधि पूर्ण वध। अब ये समझिए कि कब मानव वध न्यायोचित होता है और कब क्षम्य होता है, यानी क्षमा करने योग्य। तो जैसे जल्लाद द्वारा अपराधी को फांसी देना, यह न्यायोचित है। जल्लाद ने किसी की प्राण ले लिए, उसको तो फांसी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, न्याय की दृष्टि से यह उचित है और ऐसा करने के लिए कानून ही बोलता है ऐसा करो, यानी ये विधि पूर्ण वध हुआ। वध तो यहां भी हुआ लेकिन विधि पूर्ण हुआ, इसलिए इसमें सजा नहीं मिलेगी। सैनिक द्वारा दुश्मन पर गोली चलाना, यह भी विधि पूर्ण वध हुआ। पुलिस द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान गोली चलाना, यदि पुलिस ऐसा कर देती है तो यह भी विधि पूर्ण हुआ, साथ में न्यायोचित है। पुलिस ने न्याय का कार्य किया है, न्याय की दृष्टि से वह उचित है। दूसरा होता है क्षम्य अपराध, मतलब विधि पूर्ण वध में ही क्षम्य अपराध। 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि ऐसा कर देता है, यानी वध कर देता है, तो वो क्षम्य माना जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन है, आप काम कर रहे हैं और बच्चे ने नहीं जाना और बटन दबा दिया, उसमें करंट आ गया और वहां पर एक दुर्घटना हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में वो न्यायोचित तो नहीं है। लड़के ने ऐसा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस बच्चे ने न्याय की दृष्टि से बड़ा उचित कार्य किया है। उचित कार्य तो नहीं किया, लेकिन वह सोच समझ नहीं सकता था, इसलिए यह क्षमा योग्य कार्य है। और यदि ऐसा व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति यदि 7 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा। साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी क्षम्य होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है, यहाँ पर मानसिक रूप से विकृत है, तो यदि वह किसी की हत्या करता है या हत्या का प्रयास करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है, ना कि न्यायोचित है। न्यायोचित नहीं है। यदि पागल व्यक्ति ने किसी को उठाकर बड़ा सा पत्थर मार दिया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो वो न्याय की दृष्टि से उचित कार्य नहीं किया, लेकिन क्षम्य है क्योंकि वह सोच नहीं सकता, इसलिए उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा विधि विरुद्ध मानव वध, हमें एक्चुअली इसी को विस्तार से पढ़ना है, वो तो ऐसे ही था। यह मानव वध कानूनन गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। कानून की दृष्टि में ना ही ये न्यायोचित है और ना ही क्षम्य है। यह संज्ञेय है, गैर जमानती है और गैर शमनीय अपराध है। तो यह कानूनन गंभीर अपराध है और साथ में कानून की दृष्टि से क्षम्य नहीं है और ना ही इस अपराध में न्यायोचित कहा जा सकता है। अब इसको देखिए, विधि विरुद्ध वध की 4 श्रेणी है, यानी कि कानून गैर कानूनी दृष्टि से किसी की हत्या करने को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला हत्या है, जिसकी धारा 101 में चर्चा है। दूसरा मानव वध है, जिसकी 100 में चर्चा है। लापरवाही या उपेक्षा द्वारा मृत्यु 106 में चर्चा है। आत्महत्या के लिए उकसाना 108 में चर्चा है और आत्महत्या का प्रयास धारा 109 में चर्चा की गई है। तो ये सब कुछ हम विस्तार से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले आता है हत्या का प्रावधान। तो बीएनएस का अध्याय 6 जो शरीर से संबंधित अपराध के बारे में बात करता है और साथ में बीएनएस का सबसे बड़ा अध्याय भी है, हमने बताया है।
तो अध्याय 6 की धारा 101 में बताया गया है कि हत्या क्या है। हत्या की परिभाषा दी गई है धारा 101 में। तो निश्चित रूप से पूर्ण योजना बनाकर पूर्ण इरादे के साथ किसी की जान लेने के लिए किया गया हमला हत्या कहलाएगा। तो हत्या करने के लिए 4 चीजों की परम आवश्यकता है। पहला, हत्या के लिए पूर्ण इरादा हो यानी इंटेंशन। दूसरा, हत्या की तैयारी हो कि पूरी तैयारी के साथ हमला किया जाए। तीसरा, हत्या के लिए एक्शन किया जाए यानी एक्शन कर दिया गया यदि, तभी तो हत्या होगी, हत्या कारित होगी। तो एक्शन हो और अगला हो ज्ञान, उसको ये पता हो कि ऐसा हम करेंगे तो हत्या हो जाएगी। यानी कि पूरी तैयारी के साथ निश्चित रूप से किसी की हत्या करने के लिए किया गया प्रयास ही हत्या कहलाता है। 103 के 1 में इसमें सजा बताई गई है। तो सजा कितनी है हत्या में? आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक। इसके बाद आता है मानववध। मानववध की चर्चा धारा 100 में की गई है और हत्या की चर्चा 101 में की गई है और 105 में इसके सजा का प्रावधान बताया गया है। तो मानववध की परिभाषा क्या है? जब इरादा व ज्ञान हो कि इस कार्य को करने से उस व्यक्ति की मृत्यु संभव है, उसे मानववध कहते हैं। तो हम साधारण भाषा में आपको बताएं, जहां पूरी तैयारी के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ हमला किया जाए वही हत्या है। और जहां तैयारी ना हो या इरादा कम हो या ज्ञान ना हो उस बात का और वैसे हमला किया जाए तो वह मानववध है। यानी इन मानववध और हत्या में बस एक ही चीज का फर्क है कि हत्या पूर्ण निश्चित होती है और मानववध में संभावना होती है कि वैसा हो सकता है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, आपस में खेल रहे हैं, आपस में उनमें थोड़ा सा लड़ाई हुआ और एक व्यक्ति ने दूसरे को धक्का दिया और वो पत्थर में जाकर गिरा, जिससे उसको गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति का इरादा नहीं था, ना ही उस व्यक्ति की तैयारी थी, ना ही उस व्यक्ति ने हत्या का पूर्ण प्रयास किया। उस व्यक्ति ने तो एक सामान्य एक्शन किया था, लेकिन उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऐसे कार्य को हम यहाँ पर मानववध में रखेंगे, यानी कि उसकी एक छोटी सी गलती से हत्या हुई है, उसको पूर्ण इरादा नहीं था। हत्या की अपेक्षा मानववध कम गंभीर किस्म का अपराध है और इसमें 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का जेल हो सकता है। तो मानववध और हत्या में यही अंतर है कि हत्या पूरी तैयारी के साथ, पूरे इरादे के साथ की जाती है, लेकिन मानववध में पूरा इरादा नहीं होता, पूरी तैयारी नहीं होती, बस एक दुर्घटना होती है और वैसा कार्य हो जाता है। उपेक्षा या लापरवाही द्वारा मृत्यु बीएनएस के धारा 106 में समझाया गया है और इसकी सजा का प्रावधान भी 106 में दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही या उतावलेपन से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कहेंगे। तो मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि नई नई कार आई है और सब लोग पूजा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं में से एक दोस्त आता है जिसको कार ठीक से चलाना नहीं आता, पर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, चालू कर देता है, गाड़ी उससे नहीं संभलती और 1-2 लोगों को हिट कर देता है। यहाँ पर तो देखिए, यहां पर उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, उतावलेपन से ऐसा हुआ है, इसलिए इसको बीएनएस की धारा 106 में रखा जाएगा, यानी लापरवाही के द्वारा ऐसा कार्य हुआ है। उस व्यक्ति को पता था कि मेरे से गाड़ी चलाना नहीं आता है, फिर भी उसने क्या किया? जानबूझकर लापरवाही की है। तो इसको उतावलेपन या लापरवाही के अंतर्गत रखेंगे। इसमें व्यक्ति का इरादा नहीं होता, इसलिए यह कम गंभीर अपराध है और यह जमानती अपराध भी है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ गाड़ी चलाने के उतावलेपन में ऐसा अपराध कर दिया, इसलिए इसको कम गंभीर माना जाता है और साथ में जमानती अपराध है। इसमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम भी सजा बढ़ाई जा सकती है, क्या पता उस व्यक्ति का पूर्ण उद्देश्य रहा हो मारना। फिर इसके बाद आता है हिट एंड रन केस। यह एक अलग केस है, इसको ध्यान समझिएगा। इसका भी चर्चा 106 के 2 में है। जैसे अभी आपने पढ़ा है उतावलेपन के द्वारा 106 में, वैसे ही 106 का 2 में आइएगा तो हिट एंड रन है। हिट एंड रन बेसिकली सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बनाया गया है। तो इसको समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर किसी की मृत्यु कर देता है तथा पुलिस को बिना सूचना दिए या बिना पीड़ित की मदद किए हुए वहां से भाग जाता है तो यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता है वो सड़क पर लेकर चल जाते हैं या ओवर स्पीडिंग करने लगते हैं, वहीं पर ड्राफ्टिंग राइटिंग अपना करने लगते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, तो उसको हिट एंड रन के अंतर्गत रखा जाएगा। उसकी चर्चा बीएनएस की धारा 106 के 2 में दिया गया है। और इस मामले में किया क्या गया है कि यदि पीड़ित की वो मदद कर देता है, जैसे दुर्घटना तो हो ही गई, लेकिन यदि वो पीड़ित की मदद कर देता है और पुलिस को सूचना दे देता है तो उसको 5 वर्ष की सजा होगी। लेकिन यदि वो पीड़ित की मदद किए बिना और पुलिस को बिना सूचना दिए भाग जाए तो उसको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
पहले ऐसा होता था कि आईपीसी में जो कानून दिया गया था उसके अंतर्गत यदि कोई पीड़ित व्यक्ति की मदद भी कर देता था तो वो क्या होता था, पुलिस उसी को ज्यादा ढूंढती थी, उसी को उठा कर लाती थी, बार बार पूछताछ होता था, कोर्ट कचहरी बुलावा गवाह ये सब में रखा जाता था, जिससे कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे पड़े हुए व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन बीएनएस में इस बात का बड़ा सुधार किया गया है कि यदि अगर व्यक्ति अपने से भी दुर्घटना हो जाती है, यदि कोई अन्य दुर्घटना करके चला गया या उसकी स्वतः दुर्घटना हो गई है और आपने जाकर मदद किया, तब को आपको पुलिस परेशान ही नहीं करेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने स्वयं ही दुर्घटना कर दिया है और आप दुर्घटना करने के बाद उस व्यक्ति की मदद करते हैं, उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, साथ में पुलिस को सूचना दे देते हैं कि ऐसा चीज हो गया है, तो आपको सजा को सीधा आधा कर दिया जाएगा, क्योंकि दुर्घटना तो किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, पर आपने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया है तो कानून में आपको सीधा आधा सजा दी जाएगी। और यार उस व्यक्ति को जो भी दिक्कत हुआ और थोड़ा बहुत जुर्माना और आपको आधी सजा कर दी जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसा करके अब भाग जाते हैं, हिट एंड रन मतलब मारे और भाग गए, तो ऐसी दशा में पुलिस को बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी को खोजना, गाड़ी नंबर खोजना, फिर उस अपराधी को खोजना, और साथ में उस व्यक्ति को, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यदि कोई मदद नहीं मिलती तो उसका भी जान जा सकता है। तो आपने घोर लापरवाही का कार्य किया है, तो इसलिए यहां पर आपको पीड़ित की मदद नहीं करते हैं और ना ही पुलिस की सूचना देते हैं, तो आपको यहां पर सीधा दोगुना सजा कर दी जाएगी, यानी 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ में सरकार ने, आपने देखा होगा कि गोल्डन आवर का रूल लेकर आई है। दुर्घटना के पहले 1 घंटे में किसी भी व्यक्ति की जान बचाने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसी को गोल्डन आवर कहते हैं। यदि उस व्यक्ति को उस समय तक अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो अभी अभी दुर्घटना हुई है, पहले अक्सर ऐसा होता था कि लोग दुर्घटना हो गई है देखते रहते थे, लेकिन पुलिस के डर से, पूछताछ के डर से किसी की मदद नहीं करते थे, क्योंकि वो मदद करते थे पुलिस फिर उनके पीछे पड़ जाती थी तो फंस जाते थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब उनको पूछताछ करने के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है, साथ में इनाम की भी घोषणा कर दी है। जैसे मध्य प्रदेश में, यदि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है यहाँ पर कि किसी पीड़ित व्यक्ति की यदि आपने जान बचाई है और उसे 1 घंटे के अंदर, दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचा दिया है और उसका जीवन बच गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में एक सहयोग की भावना बढ़ रही है, कोई किसी का जान बचाना चाहता है, क्योंकि दुर्घटना के समय छोटी सी मदद भी किसी की जान बचा सकती थी। और ये आईपीसी कानून जो था 1860 में, उसमें बड़ा दिक्कत था, उसी को सुधार करके अब ये लाया गया। उसके बाद अगला देखिएगा, आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी धारा 108। तो बीएनएस की धारा 108 में इसकी परिभाषा दी गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या उसको मदद करता है या मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देता है, धमकी देता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाना माना जाएगा और यह गंभीर किस्म का अपराध है। यदि पीड़ित व्यक्ति जिसको आपने उकसाया है आत्महत्या के लिए, यदि वह 18 वर्ष से अधिक है और मानसिक रूप से स्वस्थ था, तो उसमें आपको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का था, यानी छोटा बच्चा था, उसको आपने इतना प्रताड़ित किया कि फाइनली इसको मर जाना पड़ा, और साथ में यदि किसी व्यक्ति के साथ आप ऐसा करते हैं जो विकृत हो या पागल हो और वो उसको समझदारी नहीं हो अपने जीवन की, और उसके साथ ऐसा कर देते हैं या मजबूर करते हैं उसको आत्महत्या के लिए, तो उसमें सीधा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है। यानी 18 वर्ष से जो अधिक उम्र का व्यक्ति है और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसको यदि आप ऐसा मजबूर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो कानून ऐसा मानता है कि वो चूंकि स्वस्थ है और बालिग है, इसलिए थोड़ा वो सोच समझ सकता है अपने जीवन के बारे में और वो समझदार है। लेकिन यदि आप वही कार्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ कर रहे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कितना होगा, यहीं 10वीं 12वीं पढ़ेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसका आपने जीवन पूरा समाप्त कर दिया है और पूरा उसका जीवन समाप्त हो गया। यहीं पर यदि वो पागल व्यक्ति होता है, विकृत होता है, यदि उसके साथ करते हैं तो सजा सीधा डबल हो जाती है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। यानी आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है, उसमें आपको सजा होगी। अब देखिएगा आत्महत्या का प्रयास, बीएनएस की धारा 226। अब आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं है, ना ही इस पर कोई केस या सजा चलेगा। सजा देने की बजाय सरकार पीड़ित की मदद करेगी, साथ ही उसके पुनर्वास, भरण पोषण व स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी लेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने की का कदम तभी उठाता है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है, और ऐसी दशा में पहले ही वो प्रयास कर चुका है मरने के लिए और सरकार भी उसे उठा करके जेल में डाल देती तो बड़ा दिक्कत होता था। आईपीसी में यही प्रावधान था, यदि आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं, हत्या हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि वह व्यक्ति बच जाता तो उसको 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था।
यानी उसने ऐसा क्यों किया, इसके लिए भी उसको जेल में भेजा जाएगा। उसका कोई सहयोग नहीं किया जाएगा, उसको मानसिक स्वास्थ्य को नहीं देखा जाएगा, उसकी मजबूरी को नहीं समझा जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर सुधारा गया है। यदि अब ऐसा होता है तो सरकार उसको पीड़ित को सजा देने की बजाय मदद करेगी। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक को डराने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसमें 1 वर्ष की सजा का अभी भी प्रावधान है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी पुलिस अधिकारी को डराने का प्रयास करता है, या फिर कोई लोक सेवक है या वकील है, कहता है कि तुम मेरा केस बदलो या धारा बदल दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे या किसी को करवा देंगे। यदि कोई पुलिस को डराने के लिए आत्महत्या करती है तो अगर आत्महत्या हो ही गया तो ठीक है, और नहीं हुआ अगर तो उसमें 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो पुलिस को या किसी लोक सेवक कर्मचारी को डराने पर आत्महत्या के लिए इस सजा का प्रावधान अभी भी है। साथ में यहां देखिएगा कि आईपीसी की धारा 309 के तहत पहले आत्महत्या का प्रयास एक अपराध था, लेकिन अब आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं है। सिर्फ आत्महत्या का प्रयास अपराध तभी है जब किसी लोक सेवक को डराने के लिए किया गया हो। साथ में यहां पर एक चीज ये भी नोट रखिएगा कि सुसाइड नोट को अंतिम प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है और जांच के बाद ही दोष सिद्ध किया जाएगा। जो लोग आत्महत्या के बाद अपना सुसाइड नोट बना देते हैं वो अंतिम प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि वो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसका जांच होगा पहले, तभी उसको माना जाएगा। हालांकि वह एक मुख्य सबूत का काम करता है। इसके बाद देखिएगा हत्या का प्रयास। अभी तो आत्महत्या, अब आता हत्या। हत्या का प्रयास एक गंभीर अपराध है। तो बीएनएस की धारा 109 के तहत जब कोई व्यक्ति पूर्ण इरादे या पूर्ण ज्ञान के साथ किसी की जान लेने के लिए हमला करता है किंतु वह संयोग बस बच जाता है तो उसे हत्या का प्रयास कहा जाता है। किसी ने पूरी तैयारी बनाई मान लीजिए और उसके सामने गाड़ी से जाकर के हिट किया, लेकिन गनीमत रही कि उसकी गाड़ी पुल से नीचे उतरने से पहले ही संभल गई या बच गया, वो उसकी जान जाने से बच गई, या गाड़ी नदी में गिरी भी तो उसे तैरना आता था, वो गेट खोलकर तैर गया। तो ऐसी दशा में हत्या का प्रयास माना जाएगा। यानी पूरी तैयारी के साथ किसी की जान लेने के लिए किया गया हमला हत्या का प्रयास माना जाएगा और इसको धारा 109 के तहत गंभीर श्रेणी का अपराध माना गया है और यह संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय अपराध है। अब याद रखिएगा, यदि हत्या का प्रयास कोई करता है और हत्या में चोट नहीं लगी, मान लीजिए कि ऐसा प्रयास करता है जैसे सीधा तलवार लेके आता गर्दन में मारता है, पर गनीमत से गर्दन से होते हुए ही तलवार निकल जाती है, ज्यादा चोट नहीं आता है, तो चोट ना लगने पर भी 10 वर्ष की सजा है। सिर्फ आपने हत्या का प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, इसमें 10 वर्ष की सजा है। यदि गंभीर चोट लग गई, यदि गले में तेज चोट लग गई, गले से धार आने लगी रक्त की, तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। और यदि आजीवन कारावास व्यक्ति ऐसा कर देता है तो उसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले ही सजा काट दिया हो मृत्युदंड की या किसी गंभीर अपराध की, तो वह यदि समाज में निकलकर दूसरी बार ऐसा करता है या जेल में ऐसा कर देता है तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। याद रखिएगा, इकलौता ऐसा अपराध है जिसमें प्रयास करने पर ही मृत्युदंड हो जाएगा, यानी कि यदि वो सिर्फ हत्या का प्रयास कर दे तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। यदि कोई गंभीर अपराध से सजा पाया हुआ व्यक्ति हमला करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो उसको मृत्युदंड की सजा सीधा यहां पर दी जाएगी, क्योंकि इसको एक बार गंभीर अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है। एक चीज और याद रखिएगा, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग के बारे में बताया गया है। मॉब लिंचिंग की चर्चा 103 के 2 में किया गया है। 103 में बताया गया है कि 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति की यदि हत्या लिंग, नस्ल, जाति या भाषा या जन्म स्थान के आधार पर करते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है, यानी भीड़ द्वारा हत्या। तो पहले ऐसा नहीं था, आईपीसी में मॉब लिंचिंग का कोई वर्णन नहीं था और इस पर कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती थी पर स्पष्ट सजा नहीं मिलती थी। तो अब स्पष्ट कर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक लोग किसी व्यक्ति को लिंग, नस्ल या जाति या जन्म स्थान के आधार पर मार देते हैं, तुम इस जाति के हो, तुम इस जगह के हो, इस लिंग के हो, या कोई भी ऐसा कारण लगा करके उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसको पीटते हैं या मारते हैं, तो ऐसी दशा में उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा और धारा 103 के तहत वह दंडनीय अपराध है। इसके अन्य प्रावधान समझिए, यदि मॉब लिंचिंग होते हुए हत्या हो जाती है तो भीड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हत्यारा माना जाएगा और सभी लोग को समान रूप से दंडित किया जाएगा। जैसे 10 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को जाति के कारण पीट दिया या जन्म स्थान के कारण पीट दिया या लिंग के कारण पीट दिया और पीटते हुए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उन 10 को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, यानी कि उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा। ध्यान रहे, यदि पीड़ित को मृत्यु ना हो, जैसे पीट दिया लोगों ने बहुत लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसी दशा में हत्या नहीं करती है
यदि भीड़ गंभीर चोट पहुंचाती है, हत्या नहीं करती है, तो उसके लिए धारा 107 के तहत 7 वर्ष का प्रावधान है या फिर आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो मान लीजिए 10 लोग जो पीट रहे थे, तो वो पीटते तो हैं, लेकिन उसी समय मौके पर पुलिस आ जाती है, पीटते हुए वो छोड़कर चले जाते हैं, तो वैसी दशा में उस व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हुई, तो उस दशा में न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी। पर याद रखिएगा कि मॉब लिंचिंग में न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, अधिकतम मृत्युदंड या जुर्माना है। यह गैर जमानती व संज्ञेय अपराध है। अब यहां पर देखिए एक संक्षिप्त रूप से आप इनकी धारा समझ लीजिए। हत्या की चर्चा धारा 101 में है, हत्या का प्रयास 109 में है, मॉब लिंचिंग 103 के 2 में है और मानववध 100 में है, लापरवाही से हत्या 106 का 1 है और हिट एंड रन 106 का 2 है, आत्महत्या के लिए उकसाना 108 है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं हत्या और मानववध में अंतर क्या है। तो मानववध की चर्चा धारा 100 में है, जबकि हत्या की चर्चा 101 में है। इरादा, इसमें पूर्ण इरादा नहीं होता है। पहले ही हमने बताया कि इसमें व्यक्ति का पूर्ण इरादा नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बस गलती से वैसा हो जाता है। पूर्ण इरादा नहीं होता है, इसमें इरादा निश्चित होता है कि हम मार ही देंगे। गंभीरता, यह कम गंभीर किस्म का अपराध है, यह अधिक गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति का, ना तो उसको पूर्ण ज्ञान होता ना ही पूर्ण इरादा। इसमें पूर्ण ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति को ऐसा करने पर उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, तो वह हत्या कहलाएगी। अधिकतम सजा, इसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, इसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड है। इसमें मृत्यु की संभावना होती है, यानी मानववध में पहले ही हमने बताया कि मृत्यु की संभावना होती है और इसमें मृत्यु निश्चित होती है। तो हत्या और मानववध में यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें मृत्यु की संभावना होती है, हो सकती है मृत्यु, लेकिन इसमें मृत्यु पूर्ण निश्चित होती है। इसमें हर मानववध हत्या नहीं है। जैसे देखिए, हर मानववध हत्या नहीं है, जबकि हर हत्या मानववध है। तो हर मानववध हत्या नहीं है, हत्या के लिए तो एकदम निश्चित चीज चाहिए ना, जबकि मानववध तो सामान्य भी हो सकता है। तो यदि गलती से कोई व्यक्ति की जान चली गई किसी के द्वारा, तो वो मानववध तो हुआ लेकिन हत्या नहीं हुई, यानी हर मानववध हत्या नहीं है, लेकिन हर हत्या मानववध है यहां पर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।